नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक सभी लेन देन जिसमें एक अचल संपत्ति की बिक्री शामिल होती है को रजिस्टर्ड कराया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अचल संपत्ति की बिक्री से जुड़े सभी लेन देन को पंजीकृत कराया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अचल संपत्ति 100 रुपए में तो खरीदी नहीं जा सकती। इसके अलावा अचल संपत्ति के गिफ्ट के साथ साथ 12 महीनों से ज्यादा की अवधि के लिए लीज पर दी गई संपत्ति को भी अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना जरूरी है। खास मामलों में अगर कोई पक्ष सब रजिस्ट्रार के दफ्तर नहीं आ सकता तो सब रजिस्ट्रार अपने किसी अफसर को रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज उस शख्स के घर से लेने के लिए नियुक्त कर सकता है। अचल संपत्ति में जमीन, इमारत और इन संपत्तियों के कोई भी अधिकार जुड़े होते हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता मनीष रोहेला जी। मनीष जी आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 706501, माफ कीजिएगा, हमारा फोन नंबर है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। आप इन दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं अगर आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई भी कानूनी सवाल है। तो फोन लाइंस हमारी लगातार खुली रहेंगी अगले आधे घंटे तक। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी आपकी कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आज इसी मसले पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें, इसके अलावा अगर बात करें तो संपत्ति का पंजीकरण कैसे कराया जाए, ये तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। हमारे अधिवक्ता मनीष रोहेला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अधिवक्ता हमारे मनीष रोहेला जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। और पहले सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि संपत्ति पंजीकरण आखिर क्यों करवाया जाता है? जायरा जी, संपत्ति पंजीकरण से पहले मैं दो चीज बताना चाहूंगा कि जब हम संपत्ति की बात कर रहे हैं पंजीकरण के लिए तो हम चल और अचल दो संपत्तियों की बात करते हैं। जो अचल संपत्ति है उसका पंजीकरण, अगर अचल संपत्ति की वैल्यू जो है वो 100 रुपए से ऊपर है तो उसका पंजीकरण अनिवार्य है जी। तो पंजीकरण कराना इसलिए अनिवार्य है अचल संपत्ति का, चाहे वो आप गिफ्ट डीड कर रहे हो जो कि आप अपने किसी भी बच्चे को दे रहे हैं, ब्लड में दे रहे हैं तो उसका करा रहे हो, या फिर आप गिफ्ट डीड पे स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं, या फिर आप सेल डीड कर रहे हैं जिसके अंदर आप एक कंसिडरेशन अमाउंट लेते हैं, किसी पैसे के बदले आप जमीन बेच रहे हैं, कोई भी घर बेच रहे हैं या दुकान बेच रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो पंजीकरण जो होता है वो रजिस्ट्रार के पास होता है। लोकल जो भी रजिस्ट्री ऑफिस होता है, एसडीएम ऑफिस, वहां पे पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पंजीकरण होने के पश्चात आपको वैलिडेशन मिल जाती है, गवर्नमेंट के आप रिकॉर्ड में आ जाते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती है, आपके टाइटल पे कल को कोई विवाद होता है तो आप उसको प्रूव करते हैं। जी, बिल्कुल वैलिडेशन हो जाता है प्रॉपर्टी का और बहुत महत्वपूर्ण है पंजीकरण कराना। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका। वहीं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जानना चाहेंगे मनीष जी आपसे, ये किस तरीके से हम इसको समझें? सायरा जी, स्टैम्प ड्यूटी कभी भी कोई भी पंजीकरण कराया जाता है, रजिस्ट्री कराई जाती है तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया वो रजिस्ट्रार के पास कराई जाती है जो यूजुअली एसडीएम होता है। वहां पे ट्रेजरी ऑफिस को एक मिनिमम अमाउंट आपको सबमिट करना होता है। ये जो स्टैम्प ड्यूटी है ये वही ट्रेजरी को जाती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी को जाती है। इसका मकसद ये है कि सरकार आपके सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास एकत्रित करके इकट्ठा रखती है, कस्टोडियन बनती है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हुए आपको वैलिडेशन देती है। इसके लिए अलग अलग एरियाज में अलग अलग परसेंटेज अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी का रखा गया है। जबकि मैं सेल डीड की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ जगहों पर 3%, 4%, 5% रखा गया है, जिसके अंदर लेडीज के लिए मिनिमम है अगर से फीमेल के नाम पे आप कराते हैं। ज्वाइंट प्रॉपर्टी है मेल के साथ तो उसके अंदर थोड़ी और ज्यादा है, और अगर सिर्फ मेल के नाम पे जा रही है तो वो उससे भी ज्यादा है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूपी, दिल्ली, हरियाणा की बात करूं
तो वहां पे 4, 5, 7 इस तरीके से बनाया गया है अलग अलग पैरामीटर्स पे कि अगर सिर्फ फीमेल के नाम पे है तो मिनिमम है, जॉइंट है तो उससे ज्यादा, और सिर्फ मेल के नाम पे है तो उससे भी ज्यादा। इसका उद्देश्य सबसे कम लेडीज के लिए इसलिए रखा गया है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा संपत्तियां लेडीज के पास जी। हैं और स्टेट के अंदर इक्वालिटी आए। जी बिल्कुल, इक्वालिटी आना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ों में हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार होता है और पार्शियलिटी भी अक्सर हमें देखने को मिलती है। वहीं बैनामा और बिक्री समझौता दोनों में क्या फ़र्क है? जायरा जी, बैनामा जो है उसको हम अगर इंग्लिश टर्म्स में हम कहते हैं तो जब हम स्टार्टिंग में अर्नेस्ट मनी देते हैं जो कि एक शुरुआत का होता है बयाना, जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी डील की तो हम एक टोकन अमाउंट देते हैं आम भाषा में जो शब्द। तो जब हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है उसके बाद हम एक टोकन देते हैं और अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ जी हमारी डील हो गई है, और बयानामे के समय हम ये रखते हैं कि समय अवधि के अंदर हम इसकी रजिस्ट्री करवा दें जो कि 30 दिन, 60 दिन या मैक्सिमम 90 दिन हो सकता है, और हम उसके अंदर उसकी सेल डीड। मनीष जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं लखनऊ से। पंकज, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जायरा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कोई प्रॉपर्टी है वो मेरे दादा के नाम थी जी। तो दादा ने दादी के नाम जब वसीयत कर दी उसे और उस पे हमने बैनामा करवा लिया है, तो ये बताइए कि जैसे जो हमने बैनामा करवाया है उसकी हम दाखिल खारिज करवा सकते हैं या घरेलू जो प्रॉपर्टी है तो दाखिल खारिज करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती है? जी जी, मनीष जी क्या सलाह देना चाहेंगे आप? इन्हें दाखिल खारिज करवा सकते हैं क्या ये प्रॉपर्टी? जायरा जी, जो इन्होंने प्रश्न पूछा कि दादाजी के नाम संपत्ति थी और उसके पश्चात दादी के नाम पे उसका वसीयत हो गया और उसके बाद वो इसका दाखिल खारिज कराना चाहते हैं बयानामे के बेसिस पे, तो देखिए दाखिल खारिज जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन। जी। म्यूटेशन का जो रिकॉर्ड होता है वो रजिस्ट्री के पश्चात बनता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को, दादी जी किसी को भी बेच रहे हैं तो उसका दाखिल खारिज तभी होगा जब वो सेल डीड हो जाए। अगर दादी जी के नाम पे दाखिल खारिज कराना है तो जैसे ही वसीयतनामा हुआ था, वसीयतनामे की कॉपी लगा के दादाजी के इंतकाल के पश्चात उसकी कॉपी लगा के दादी के नाम पे तो दाखिल खारिज हो सकता है, परंतु अगर आप सिर्फ बैनामा के आगे वाले पर्सन को दाखिल खारिज कराना चाहें तो वो नहीं हो सकता है। जब तक सेल डीड नहीं होगी, जब तक रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं आएगा कि ये ऐसे XYZ पर्सन को जा चुकी है, उसके बाद ही वो होगा। बैनामे की वैलिडिटी बड़ी लिमिटेड होती है, उसका बड़ा लिमिटेड स्कोप है। वो स्कोप सिर्फ ये है कि आप एक ट्रांजेक्शन में आने वाले हैं और आप सेल डीड करा। जी जी, तो पंकज जी उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं। मनीष जी, आप बता रहे थे हमें बैनामा और बिक्री समझौते के बारे में, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, तो जायरा जी, जब मैं बैनामा और बिक्री समझौते की बात में आपको फर्क समझा रहा था तो वो ये था कि जब हम बैनामे की बात कर रहे हैं तो उसका बड़ा ही लिमिटेड उद्देश्य है। उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि पार्टीज को बाइंड करने का शुरुआत में कि देखिए X पर्सन Y पर्सन से चीज खरीदने या बेचने वाला है, उसने अपना इंटेंशन दिखा दिया है, उसने एक टोकन मनी दे दिया है, जिसे हम हिंदी में अक्सर ये भी कहते हैं कि बयाना दे दिया है। उसी बयाने के रिगार्डिंग बयानामा होता है। उसका एक लिमिटेड टर्म होता है, 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज, और उसके पर उस अंतराल के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री करानी है। ये हुई एक चीज। और जो दूसरी चीज क्या पूछ रहे हैं वो है सील डीड, वो है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, कि हमने जो बयानामा किया था उस पर हम आगे जाके इसका इकरारनामा कर रहे हैं, इकरारनामे के पश्चात हम इसकी रजिस्ट्री भी करा रहे हैं। वो एक प्रमुख फर्क है। जब आप सेकंड चीज करेंगे तो उसके अंदर आपको ट्रेजरी के पास भी जाना होगा, आपको स्टैम्प ड्यूटी भी परचेज करनी होगी, आपको सारी कार्रवाइयां करनी पड़ेगी। जी जी सर। लीगल हेल्पलाइन में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे अधिवक्ता मनीष रोहेला जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। मनीष जी, अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैनामा अगर नाकाम हो जाए तो ऐसे में क्या होता है? अगर बैनामा नाकाम हो जाता है जायरा जी, तो लोकल प्रेसिडेंट जो कस्टम्स है उसके अनुसार तो या तो जो बयानामे में आपको बयाना दिया गया, आपने बयाना दिया है, वो फॉरफीट हो जाता है, और अगर लेने वाली प्रॉपर्टी करती है और इनकार कर देती है तो उसको ट्वाइस अमाउंट देना पड़ता है। ऐसी एक लोकल कस्टम है। और कानून में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इस चीज का कहीं मेंशन नहीं है। तो इसीलिए लोग अक्सर क्या करते हैं कि बयानामे के अंदर ही ये कंडीशंस रखवा देते हैं जो कि जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बाध्य हो जाते हैं कि आपने बयानामे के अंदर ये टर्म रखा था। कुछ लोग इसके अंदर पेनल्टी का क्लॉज भी रख लेते हैं कि दुगना अमाउंट या जो भी एक सम अमाउंट रखा गया है 1,50,000, कोई भी पेनल्टी, वो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो बैनामे का जैसे मैंने बताया था कि उसका एक लिमिटेड स्कोप है।
और उसका मकसद सिर्फ इतना है कि बातें करने के लिए। अगर कोई पलट जाता है तो कोई भी पार्टी कह सकती है कि हमें इस वजह से इतना नुकसान हो गया। इसी वजह से पेनल्टी क्लॉजेस रखे जाते हैं, इसी वजह से ट्वाइस अमाउंट या फिर फॉरफीचर का भी प्रोविजन रखा जाता है। जी। और जब हम कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज का होना जरूरी होता है? जायरा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अक्सर होता क्या है कि हमें यही नहीं पता होता कि क्या क्या कागज जरूरी है जी। और बहुत बार अगर हमारे पास सारे कागज होते भी हैं तब भी कई बार हम इसलिए कमी खा जाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास होने चाहिए। जी। अगर मैं अपने क्लाइंट्स को जब भी पूछते हैं तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि आपसे पहले कौन कौन इस प्रॉपर्टी को ओनरशिप रख चुका है। पास्ट की 2 से 3 प्रॉपर्टीज की चेन आपके पास होनी चाहिए ताकि ओनरशिप का प्रूफ हो जाए और आपके साथ कोई ठगाई ना हो। क्योंकि अक्सर हम ये पाते हैं कि एक पर्सन जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका पूरा टाइटल ही नहीं है या फिर चेन टूटी हुई थी। जितना हिस्से का वो मालिक अपने आप को बता रहा है उतने हिस्से का वो मालिक है ही नहीं। इस चीज को चेक करने के लिए हम हमेशा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट पिछले कौन कौन से मालिक रहे हैं उनकी एक चेन ऑफ डॉक्यूमेंट की कॉपी रख लेते हैं। जी। और उसके अलावा पिछले जो दाखिल खारिज हैं, पिछली जो म्यूटेशन रिकॉर्ड्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। इंतकाल के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि कागजों में कौन मालिक है, सरकारी कागजों के अंदर, वो चेक कर ले। उसके अलावा नक्शा होता है प्रॉपर्टी का जिसके अंदर ये बताया जाता है कि प्रॉपर्टी के सामने क्या पड़ता है, प्लॉट है, खाली जमीन है, तो उसके अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से मैप बना होता है और ये बताया जाता है कि कौन कौन इसके आसपास किस खतरे में प्रॉपर्टी पड़ती है या किस जगह पे प्रॉपर्टी पड़ती है। ये उसके अलावा जमीन के कागजों के अंदर कई बार हम देखते हैं जमाबंदी की भी आवश्यकता होती है जो कि अक्सर एग्रीकल्चरल लैंड्स के अंदर होता है। जी। ये कुछ कागज ऐसे हैं जो मुख्य रूप से जरूरी है और इसके अलावा आपकी सेल डीड जिसके अंदर आपके सारे टर्म्स क्लियरली लिखे जाने चाहिए कि कौन मालिक है, कौन किसको बेच रहा है, किस चीज के रिगार्डिंग है और उनकी सारी डिटेल्स उसके अंदर आनी चाहिए। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कागज जो कि पहले बात हुई कि स्टैम्प ड्यूटी, आपको प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन फीस इनकी रसीदें भी देनी और उसके बाद आपका टोकन कटता है जो कि आप अप्लाई करते हैं जहां पे भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है, जहां पे प्रॉपर्टी है वहीं पे उसकी रजिस्ट्री होती है, तो उसका आपका टोकन कटेगा। आप टोकन के समय पर जाएंगे और आप वहां फोटो खिंचवाएंगे और उसके अलावा आपके साथ 2 विटनेसेस भी होंगे, लेने वाले देने वाले के अलावा, जो एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। जी। तो रजिस्ट्रेशन की समय सीमा और फीस क्या कुछ होती है, इसके बारे में बताएं। जी, जब हम रजिस्ट्रेशन की फीस की बात कर रहे हैं तो ये तो ट्रेजरी ऑफिस पे ही जमा होती है। जैसे कि मैंने बताया, एक है स्टैम्प ड्यूटी, एक है रजिस्ट्रेशन फीस। ये दोनों चीजों की रसीदें कटती हैं। स्टैम्प ड्यूटी परसेंटेज ऑफ सेल कंसिडरेशन पे होता है, जो कि जितनी ज्यादा वैल्यू की होगी उस हिसाब से उसकी परसेंटेज निकाल के उसकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो एक स्पेसिफाइड एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट स्पेसिफाई करी गई है कि ये एक रजिस्ट्रेशन फीस होगी जो आपको जमा करानी होगी। कुछ जगहों पर वो 500 रुपए है, कुछ जगहों पर 2000 है, कुछ जगहों पर 6000 है। अलग अलग एरियाज में, जुरिसडिक्शंस में अलग अलग है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा करनी होती है। रजिस्ट्रेशन कराने की समय अवधि जो है वो आपके बैनामे के अंदर भी मेंशन्ड है और यूजुअली 90 डेज तक आपको करानी होती है। इट कैन नॉट बी कि आप इंडेफिनेटली इसको चलाए जाएं। आज आपने बयाना किया और आप 2 साल से इसको पेंडिंग रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक समय अवधि होनी चाहिए ताकि दोनों पार्टीज इस चीज में जस्टिफाइड रहे कि इतने समय के अंदर हम बातें रहेंगे और कोई भी लॉस में नहीं जाएगा। जी जायरा जी। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया है आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी का, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अगर आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो सबसे पहला आपका लॉस ये है कि आपका ओनरशिप का कोई प्रूफ ही नहीं है सरकारी कागजों के अंदर, उसकी वैलिडिटी नहीं है। कई बार हम ये देखते हैं लोग जीपीए के बेसिस पे या नॉर्मल अटॉर्नी कराकर उसको बेच देते हैं, एफिडेविट्स पे बेच देते हैं, नोटरीज पे बेच देते हैं, उनकी वैलिडिटी नहीं होती। कोर्ट के अंदर अगर कभी भी ओनरशिप के रिगार्डिंग मुकदमा आता है तो सबसे प्रमुख रूप से आपका प्रूफ जो होता है वो आपकी रजिस्ट्री होती है। अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराई है, क्योंकि लोग अक्सर छोटा अदालत करते हैं जायरा जी, वो सोचते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी से बच लिया जाए, स्टैम्प ड्यूटी बचा ली जाए। बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स भी ये कोशिश करते हैं, पर इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान आपको ये हो जाता है कि आपके पास प्रूफ ऑफ ऑनरशिप नहीं है। उस समय अंतराल के अंदर अगर आप बीच में फंस गए या फिर आपसे पहले वाला ओनर जो है जिसके पास एक्चुअल में रजिस्ट्री की ओनरशिप थी, अगर वो पलट जाए तो आप बीच में फंस जाएंगे। आपको पैसे का भी नुकसान होगा और हो सकता है कि आपके ऊपर लेने वाला आदमी 420 या 463 का मुकदमा भी दायर करा दे कि आपने उनके साथ धोखा कर।
जी जी। तो इन दिनों मनीष जी हम अक्सर देखते हैं कि ऑनलाइन भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, ये किस तरीके से कर सकते हैं? जायरा की ऑनलाइन पोर्टल्स की सुविधा आ गई है, परंतु उसका बहुत ही लिमिटेड प्रैक्टिकल स्कोप है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि ये देखा जाता है कि जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में आके खुद से फोटो खिंचवाते हैं, लेने वाला क्रेता भी विक्रेता भी दोनों के दोनों फोटो खिंचवाते हैं, उसके अलावा विटनेस खिंचवाते हैं, उसके अलावा नंबरदार होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है, या पटवारी होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि जी हाँ ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है और यही इसके असली मालिक थे पहले, ये वो एक तरह से आइडेंटिफाई करता है। ये कुल मिला के 5 ऐसे शख्स हो गए जो कि रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर ये प्रोसेस कराते हैं। नाउ अगर इसके प्रावधान बना भी दिए गए हैं तो ये ऑनलाइन अभी पोर्टल्स उतने सक्सेसफुल नहीं है और प्रैक्टिकली एक्टिव नहीं। तो फिलहाल के लिए जिस तरह की सुविधाएं हैं मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन पोर्टल्स की जगह आप प्रैक्टिकली फिजिकली जाकर इस चीज को कराएं ताकि इसकी वैलिडिटी। जी जी। और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के वक्त सेल अग्रीमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, इसकी ये क्या होता है? जी, एग्रीमेंट टू सेल ATS या सेल एग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं, ये अक्सर बयाननामे के बाद होता है। इसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हम अपने टर्म्स क्लियर करते हैं कि हम किस तरीके से चीजों को करने वाले हैं, क्योंकि बयाननामा तो बहुत शुरुआत की चीज है। उसके बाद आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं जिसके अंदर आप सारी अपनी कंडीशंस बताते हैं, आप कितनी आपकी राइट्स और लायबिलिटीज होंगी, क्या क्या आप उसके अंदर देने वाले हैं, आपकी उसके अंदर अटैच सुविधाएं क्या है, अगर आपका आसपास कोई एक्स्ट्रा एरिया है तो उसके अंदर क्या एमिनिटीज मौजूद हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर क्लियरली मेंशन होती है। अगर पेमेंट का कोई शेड्यूल है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इस हफ्ते इतना पैसा आएगा, इस हफ्ते इतना पैसा आएगा और इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको पूरा पैसा दिया जाएगा टिल द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो भी टर्म इसके अंदर क्लियरली आता है। अगर कोई प्रॉपर्टी में कोई कमी है या कोई इंस्टॉलेशन में कोई कमी है या डिफेक्टेड टाइटल है, वो भी सब चीजें एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन होनी चाहिए। एग्रीमेंट टू सेल रजिस्ट्री से पहले आपके पास सबसे पुख्ता सबूत है कि आप इस प्रॉपर्टी को लेने वाले थे और आप इसके ड्यू क्रेता या विक्रेता थे। जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।